इलेक्ट्रिक मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 8 में व्हीटस्टोन ब्रिज की वर्किंग, डेरिवेशन, फॉर्मूला, कंसेप्ट, ट्रिक, कैसे पहचानते हैं कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, और उसके ऊपर न्यूमेरिकल, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर न्यूमेरिकल कराए थे हमने कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज हम बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज से ही कुछ पॉइंट थोड़े से छूट गए थे, कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, तो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज से। इसके बाद इसमें हम आपको अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं ये सिखाएंगे, और अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो तो एवरी रेजिस्टेंस में करंट कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी सिखाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको लेक्चर नंबर 8 जरूर देखना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एक्स, तो देखो ये एक्स की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। फिर कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड डी इज 0। बी और डी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0 इन द अरेंजमेंट साउंड फिगर। तो अब बच्चे कहते हैं सर ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज ही नहीं है। तो मैंने कहा देखो भाई व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता था उसमें यहां एक रेजिस्टेंस होता था ऐसे, और यहां पे भी एक रेजिस्टेंस, और यहां पे भी एक रेजिस्टेंस, और एक इस जगह पर होता था, और ए और सी से हम बैटरी लगा देते थे। तो एक डायगोनल से एक सेल लगा होना चाहिए, तो एक डायगोनल से सेल लगा हुआ है, और दूसरा जो डायगोनल है बी डी, इसमें हम गैल्वेनोमीटर लगाते थे। लेकिन यहां पे गिवन है कि बी और डी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 है। अगर बी और डी का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो अगर इसमें कोई रेजिस्टेंस होता भी ऐसे, तो बी और डी का पोटेंशियल डिफरेंस 0, दैट मींस बी और डी का पोटेंशियल सेम, बीबी माइनस वी डी 0 दे रखा है, दैट मींस बी और डी का पोटेंशियल सेम। और पोटेंशियल सेम होता तो इस वाली ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करती, और कोई करंट फ्लो नहीं करती तो ये रेजिस्टेंस कैसा हो जाता है? यूजलेस हो जाता, बेकार हो जाता। उसको हम हटा देते थे। पीछे लेक्चर नंबर 8 में मैंने ऐसे पढ़ा है। तो इसमें रेजिस्टेंस लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि सर यहां पे 4 ही रेजिस्टेंस होते थे, पी, क्यू और आर और एस, ऐसे है ना। और व्हीटस्टोन ब्रिज में बी और डी का पोटेंशियल सेम रहता था, तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 दे रखा है, तो बिल्कुल इसमें कंडीशन एक सेट हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है यहां पे 2 रेजिस्टेंस है, तो भाई इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके यहां से करंट चलेगी आई, यहां पे आके करंट 2 पार्ट में डिवाइड होती थी। ये I1 भेजते थे और ये वाली I2, या ये वाली I2 और ये वाली I1, कोई भी कर लो। तो ये I1 चली आ रही है ऐसे, और ये I2। तो देखो ये और ये किस कॉम्बिनेशन में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो आप इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन करके एक बना लो। तो 6 और 6 का सीरीज कॉम्बिनेशन कितना हो गया? 12। तो इसे P कह दो आप, 12 ओम को। एक रेजिस्टेंस हो गया, देखो इसको एक कर दिया आपने। अब देखो यहां आके ये करंट फिर 2 पार्ट में डिवाइड होगी, और ये किस कॉम्बिनेशन में होंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन करके एक बना लो आप ऐसे। तो हम 1 ओम और 1 ओम को अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लें, लिखेंगे लैंग्वेज में आप 1 ओम आर पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो 1/Q निकाल ले रहे हैं भाई, इसे Q मांगा है। पहले देखो हमने ये 6 ओम है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 6 ओम एंड 6 ओम आर इन कैसा? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो P माना है इसको, देखो हमने टोटल करके इन दोनों का, तो 6 + 6 तो 12 ओम हो गया, है ना। तो 12 ओम लिख दिया। ऐसे ही एंड 1 ओम एंड 1 ओम आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसको हमने Q मान लिया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके Q लेट किया है। तो 1/Q = 1/1 और 1/1 2/1 हो गया। तो Q = आ गया 1/2 ओम। तो इसे हमने Q की वैल्यू लिख ली 1/2 ओम। यहां पर भी देखो ये 2 है, और यहां पर भी ये 2 है, जबकि यहां पे 1 है। तो X ओम और 6 ओम भी किसमें है? सीरीज में। तो यहां लिख देंगे एंड 6 ओम एंड X ओम आर इन
सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसे हमने कितना माना है, आर माना है, तो आर इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 इतने ओम। इसकी वैल्यू आ गई एक्स प्लस 6 ओम। यहां से करंट I1 चल रही है, यहां आके I1 दो पार्ट में डिवाइड होगी, ये और ये किस कॉम्बिनेशन में होंगे, अगेन पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो हम लिख देंगे 2 ओम और 2 ओम आर पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहां लिख देता हूं 2 ओम एंड 2 ओम आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो 1 अपॉन इसे कितना माना है हमने, एस माना है, तो 1 अपॉन एस 1/2 प्लस 1/2 तो 1 हो गया, तो एस इज इक्वल टू आ गया 1 ओम। तो देखो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 1 ओम। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा अब एक बात तो ये देखो, इसका एक करके ये डायग्राम बन गया, तो आपको ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं दिखाई देता, और साफ साफ कह रहा है बी और डी। देखो एक डायगोनल ए और सी में तो लगा हुआ सेल, और बी और डी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, बी और डी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0। दैट मींस बी और डी आर सेम पोटेंशियल। अगर यहाँ कोई रेजिस्टेंस होता तब भी करंट फ्लो नहीं करती। तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो हम यहां लिख सकते हैं, उसने ये लाइन दी है ना, आपको याद हो मैंने ये कंडीशन बताई थी, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की 3 कंडीशन होती है कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है कॉमन रेजिस्टेंस, उसमें करंट फ्लो ना करे, बी और डी का पोटेंशियल सेम हो, है ना, कॉमन रेजिस्टेंस के अक्रॉस वाले के, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 0 दे रखा है, तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है डायग्राम। ठीक है, तो आप यहाँ देखो, मैं क्वेश्चन उठा देता हूँ, ये डायग्राम भी उठा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है डायग्राम की, वो डायग्राम जरूरी है। समझ में आ गया। तो आप अब क्या करिए, आप ये भी लिख दीजिए यहां, गिवन नेटवर्क सिंस VB माइनस VD 0, दैट इज VB इज इक्वल टू VD, हैंस गिवन नेटवर्क इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज है तो इसमें ये कंडीशन होती है P ओवर Q, इसका रेशियो, क्योंकि यहां से I आ रही है, ऊपर जा रही है I2 और नीचे ये I1, तो इसमें भी I2 और इसमें I1, तो इसमें करंट सेम है, तो इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम होता है, इक्वल होता है। वैल्यू पुट कर दीजिए, P की वैल्यू कितनी है 12, Q की वैल्यू कितनी है 1/2, R की वैल्यू कितनी है x प्लस 6, और S की वैल्यू 1, S की वैल्यू 1 हो। वैल्यू पुट कर दीजिए, ऊपर ले आइए, तो ये 24 हो जाएगा, है ना, और ये x प्लस 6, तो x इज इक्वल टू 24 माइनस के 6, 14 में से 6 गए तो 8, 18 ओम। ये देखो x की वैल्यू निकले, ये आंसर हो गया। कुछ समझ में आया। तो उसमें कंसेप्ट क्या है कि अगर आपको बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज मालूम पड़ जाए, तो अगर यहाँ पे जैसे इधर 2 रेजिस्टेंस थे तो एक बना लो, यहाँ एक रेजिस्टेंस चाहिए, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस चाहिए, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस चाहिए, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस चाहिए। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो तो ये वाली कंडीशन निकाल के, अगर जैसे यहाँ x अननोन था तो x की वैल्यू निकाल लो, लेकिन यहाँ पे एक ही होना चाहिए। अगर 2-4 दे रखे हैं तो उनको कॉम्बिनेशन करके एक बना लो, ठीक है, लेकिन ये दिखाई देना चाहिए कि वो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन दिखाई देनी चाहिए उसमें, जैसे कि यहाँ दिख रहा है कि बी और डी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिखा, इसमें एक वर्ड है जो आपको मेरे को सिखाना है। P, Q, R and S are 4 resistance wire of resistance 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm, 3 ohm are respectively। तो उसमें 4 रेजिस्टेंस हैं। क्या इन 4 रेजिस्टेंसों से हम बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बना सकते हैं? तो नहीं बना सकते, क्योंकि आपका जैसे सोल्यूशन लिखता हूं, जैसे मैंने P की वैल्यू 2 ओम लिख ली, Q की वैल्यू 2 ओम लिख ली, R की वैल्यू भी 2 ओम लिख ली, और S की वैल्यू लिख ली 3 ओम, 2 3। तो अगर हम P ओवर Q का रेशियो देखें तो 2 एंड R ओवर S का रेशियो देखें तो 2/3, क्या इक्वल है? तो P ओवर Q डज नॉट इक्वल टू R ओवर S। तो यहां पर ये गिवन नेटवर्क इससे जो बनना है वो बैलेंस नहीं है, हेंस गिवन नेटवर्क इज नॉट बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना। अब आपसे क्या कह रहा है, देखो आगे, फाइंड आउट द रेजिस्टेंस विद विच एस
मस्ट बी सन्टेड इन ऑर्डर टू दैट ब्रिज मे बी बैलेंस्ड। तो यहां पर ब्रिज की बात आ गई, व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो क्या कर रहा है, फाइंड आउट द रेजिस्टेंस विद विच एस मस्ट बी सन्टेड। तो देखो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, संट। तो देखो जब भी ये वर्ड आता है ना सन्टेड, तो इसमें होता है जैसे यहां कहा है कि एक रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ जिसे हम संट करें किसके साथ, एस के साथ। फाइंड आउट द रेजिस्टेंस विद विच एस मस्ट बी संटेड। तो एक रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ जिसे हम संट करें किसके साथ, एस के साथ। और एस भी एक रेजिस्टेंस है, यहां पे एस एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू कितनी है, 3 ओम, है ना। एस एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू रेस्पेक्टिवली बोल तो रहा है पीछे, पी की वैल्यू 2, क्यू की वैल्यू ये एस की वैल्यू। तो इस एस के साथ कितना रेजिस्टेंस संटेड करें जिससे ब्रिज बैलेंस हो जाए। अभी तो बैलेंस नहीं देखो इस हिसाब से। तो संटेड का मतलब है कि जो रेजिस्टेंस, जैसे मान लो हमने रेजिस्टेंस निकालना है, द रेजिस्टेंस एक्स, मान लो ये रेजिस्टेंस कितना है, एक्स है, और इस एक्स रेजिस्टेंस को इस एस रेजिस्टेंस के साथ संट करना है। तो संट करना हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, संटेड का मतलब होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना। सुना, जिन दो को हम संटेड करेंगे उन दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाएंगे। जैसे यहां पर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछ रहा है, तो मान लो ये रेजिस्टेंस एक्स ओम है जो हमसे पूछा है ना। एक्स ओम किसके साथ संट किया है, एस ओम के साथ, एस रेजिस्टेंस के साथ। तो एक्स और एस आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना चाहिए, ठीक है। संटेड का मतलब समझ में आया, बस यही बताना था। तो देखो अब क्वेश्चन में जो कह रहा है हमसे कि देखो हम अगर क्या बनाए, एक व्हीटस्टोन बनाते हैं बैलेंस, तो ऐसे तो बनाते हैं। ये देखो ये हमने ऐसे लगा दी, ये तो पी ओम है, ये क्यू ओम है, ये आर ओम है, और ये एस ओम। और जब एस है तो पी और क्यू का रेशियो, यहां से बैटरी लगा दी हमने, देखो ऐसे डायग्राम में आया कि नहीं ये देख लेते हैं भाई। बैटरी कट गई है, कोई बात नहीं, है ना, बैटरी कटी है। ये बैटरी मैंने लगा दी, अरे यार, ठीक है। अब देखते हैं बैटरी आई कि नहीं। अब थोड़ी सी आ गई, कोई बात नहीं, ठीक है, उससे बैटरी से कोई मतलब नहीं है। ये एस ओम, तो ये बैलेंस था क्या, तो ये बैलेंस नहीं था। अब क्या चाहता है कि एक रेजिस्टेंस चाहता है, तो ये वाले केस में तो बैलेंस नहीं था भाई ये। तो हम क्या करें, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर अगर हम बनाएंगे, एक गैल्वेनोमीटर भी बना दें चलो अपनी तरफ से, तो इसमें करंट जाएगी, जीरो नहीं होगी भाई, ठीक है, फर्स्ट केस वाले केस में। लेकिन सेकंड केस में चाहता है कि डायग्राम से क्लैरिटी आ जाती है, डायग्राम जरूर बनाया करो। पी ओम, क्यू ओम, ये आर ओम, ये एस ओम, इसके साथ कितना रेजिस्टेंस संटेड करें, कितना करें, ये कितना करें, ऐसे, जिससे ये कैसा हो जाए, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाए। कैसा हो जाए, बैलेंस हो जाए, दैट मीन्स गैल्वेनोमीटर में कोई करंट ना जाए, ये वाली कंडीशन बन जाए। कितना रेजिस्टेंस एस के साथ कितना रेजिस्टेंस संटेड करें जिससे ये दो सर्किट डायग्राम था, दैट मीन्स ये वाला पहले तो अनबैलेंस था, बैलेंस नहीं था, इक्वल नहीं आ रहा था, बैलेंस हो जाए। तो देखो ये क्वेश्चन में कह रहा है ना, तो बैलेंस कर लिया। तो फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए अगर देखें तो कंडीशन क्या बनेगी, देखो इन दोनों को पहले एक करना पड़ेगा ना, क्योंकि जो हमारा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता था यहाँ पे एक ही रेजिस्टेंस होता था, लेकिन अब तो दो है, तो पहले हमें एक करना पड़ेगा इसको एक करें तो एस ओम एंड एक्स ओम आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो 1/s डैश मान लेते हैं इसे, तो 1/s प्लस 1/x, तो ये हो गया एस एक्स और ये हो गया x प्लस एस।
1 अपॉन एस डैश। तो एस डैश की वैल्यू निकल के आई एस एक्स ओवर एक्स प्लस एस। तो देखो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक बन गया। अब ये आ गया अब एस डैश, है ना। तो फॉर यहां लिख देता हूं बेटा, ऐसे यहां पे सॉल्व करता हूं। फॉर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होती है, P ओवर Q। P और Q, यहां से करंट चलेगी, ऊपर गई I2, इधर गई I1, तो इसमें I2, इसमें I1, इसमें कोई करंट नहीं। तो P ओवर Q ओवर R बटे एस डैश। एस डैश बनाना है, यहाँ पे जो होगा वही तो लिखेंगे, R और एस डैश। तो P की वैल्यू तो 2 ओम है भाई, Q की वैल्यू भी 2 ओम है, R की वैल्यू भी 2 ओम है। बस एस डैश की वैल्यू चेंज हो गई, कितनी हो गई है, एस एक्स ओवर एक्स प्लस एस। तो देखो ये तो कट गया हमारा, ठीक है, ये तो कट गया, एक हो गया यहाँ पे, और ये ऊपर चला गया। तो ये तो देखो ये तो हो गया 1, ये ऊपर आ जाएगा तो 2 एक्स प्लस एस बटे एस एक्स। और एस की वैल्यू इनिशियली कितनी थी, 3 ओम। एस कितना था, 3 ओम, तो 3 ओम रख दो वहां पे। तो इसको दल ले आओ पहले, तो एस एक्स, तो एस की वैल्यू रख देता हूं भाई 1, इसको दल ले आएंगे, एस एक्स हो गया एस एक्स। अब एस की वैल्यू कितनी है, 3 पुट कर देता हूं, 3 इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2x प्लस एस की वैल्यू 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 6। अरे एस की वैल्यू पुट कर देना भाई 3 ओम, 3 रखोगे तो 3 2 जा 6 ही तो हो जाएगा। और इसको इधर ले आओ, वैसी जगह नहीं है बोर्ड पर, इसको इधर ले आओ, तो 3x माइनस के 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6 ओम। तो कितना कनेक्ट करना चाहिए, 6 ओम करना चाहिए। फाइंड द रेजिस्टेंस विद एस विच एस मस्ट बी शंटेड। तो रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो कितना रेजिस्टेंस, 6 ओम, एस ओम के साथ शंटेड कर दें तो बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज बन जाएगा। कुछ समझ में आया, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्लियर है, कुछ नहीं है उसमें, इजी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन लिखा है, ये देखो इस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है ये नोट है, ये पॉइंट छूट गया था। द इंटरचेंज द पोजीशंस ऑफ सेल एंड गैल्वेमीटर डज नॉट इफेक्ट द बैलेंस कंडीशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर हम गैल्वेमीटर की और सेल की पोजीशन को इंटरचेंज कर दें तो बैलेंस कंडीशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये पॉइंट है, इसको समझते हैं पहले, फिर इसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है इस पॉइंट का, तो इसका मतलब है जैसे हमारे पास ये एक सर्किट डायग्राम है, देखो मैं ये 2 बनाता हूं एक साथ, छोटे छोटे नंबर, 1 2 व्हीटस्टोन बनाता हूं। यहां पे तो हम गैल्वेमीटर लगाते हैं और यहां लगाते हैं हम सेल, ऐसे। अगर हम इनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दें, ये सेल यहां लगा दें इस वाले डायगोनल में, ए बी सी डी, बी और डी में तो सेल लगा दें और गैल्वेमीटर को लगा दें ए और सी में। दैट मींस एक और नया डायग्राम बनाएं। पोजीशन मैंने इंटरचेंज कर दी, किसकी, सेल की और गैल्वेमीटर की। गैल्वेमीटर यहां लगा दिया, ए और सी से तो मैंने सेल लगा दिया, गैल्वेमीटर लगा दिया, बी और डी से मैंने लगा दिया। ये रेजिस्टेंस था P, ये था Q, ये था R, ये S। ये अभी भी वैसे की है, P है, ये Q है, ओम ही है, ये रेजिस्टेंस है, ये R है, ये S है। तो हम ये कहते हैं कि इनकी पोजीशन, गैल्वेमीटर और सेल की पोजीशन इंटरचेंज करने से जो बैलेंस कंडीशन थी व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन थी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सर इसका क्या मतलब है, क्यों नहीं पड़ेगा? तो देखो इसकी कंडीशन क्या थी, यहां से करंट चलता था ऐसे, इसमें I2 चला जाता था, इसमें I1, इसमें कोई करंट नहीं जाता था बैलेंसिंग कंडीशन में, गैल्वेमीटर में। इसमें जाता था I2 और इसमें जाता था I1। देखो इसमें करंट सेम है इन दोनों में, यहां से करंट चला, इसमें कोई करंट नहीं गया गैल्वेमीटर में, तो इन दोनों में करंट सेम है, तो इन दोनों का रेशियो लिखते हैं हम, P और Q का रेशियो।
यहां पे किसका रेशियो लिखते हैं, इस P में और Q में करंट गया सेम, तो P और Q का करंट लिख दिया हमने, P और Q का रेशियो लिख लिया, इज इक्वल टू इसमें और इसमें करंट सेम है तो इसका रेशियो लिखते थे R और S का। तो ये कंडीशन थी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की। अगर हमने ये चेंज कर दिया तो सर चेंज कर दिया, अब क्या बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अभी भी गैल्वोमीटर में करंट 0 है, लेकिन देखो अगर करंट निकलेगी अब यहां से निकलेगी, अब यहां से करंट दो पार्ट में डिवाइड होगी, मान लो इसमें कितनी गई, P और Q वाले में कितनी जा रही थी I2, तो इसमें I2 गई और इसमें गई I1। तो अब करंट जो है इसमें यहां तो जा ही नहीं रही गैल्वोमीटर में, तो ये P2 आएगी, ये करंट आएगी I2, ऐसे चली जाएगी I2, और ये I1 ऐसे आएगी और इसमें चली जाएगी I1, है ना, और यहां पर मीट करके वापस आई, यही तो होगा। अब सर देखें तो सर अब किसमें करंट सेम है, P और R में सेम है, तो P और R का रेशियो लिखेंगे, भाई P और R में तो करंट सेम है, तो P और R का रेशियो लिखेंगे, और Q और S में करंट सेम है, तो Q और S में रेशियो लिखेंगे। तो देखना कंडीशन चेंज हो गई, मैंने कही नहीं चेंज हुई है, इस Q को यहां ले आओ, R को यहां ले आओ, देखो P ओवर Q, इसको नीचे ले आओ, इसको यहां ले आओ, तो इज इक्वल टू R ओवर S। तो देखो इसकी कंडीशन, इस डायग्राम की कंडीशन, इस डायग्राम की कंडीशन सेम नहीं आ रही, आ रही है, देखो भाई समझ में आ गया, इस Q को इधर ले आओ, हर को इधर ले आओ, तो ये कंडीशन, तो इसको सॉल्व करने पर ये आ रहा है, और ये दोनों कंडीशन कैसी है, सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि यही तो कंडीशन है बैलेंस कंडीशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, क्या करने से, गैल्वोमीटर और सेल की पोजीशन इंटरचेंज करने से। समझ में आ गया ये लाइन का मतलब, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब तो हमने सीख लिया, अब इस क्वेश्चन को करते हैं, इस कंसेप्ट पर बेस्ड है क्वेश्चन, कुछ नहीं बड़ा इजी सा है, हटा दें इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन सोचो, ये सर्किट 1, द गैल्वोमीटर इन ईच ऑफ द टू गिवन सर्किट, ये सर्किट 1, ये सर्किट 2, दो सर्किट गिवन है, डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, गैल्वोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, दैट मींस इसमें करंट कितनी है, 0 है, और इसमें भी करंट कितनी है गैल्वोमीटर में, इसमें भी करंट 0 है, कोई करंट नहीं गैल्वोमीटर यहां लगा, ये गैल्वोमीटर है ना, दोनों सर्किट में, ईच ऑफ द टू सर्किट्स गिवन सर्किट्स, टू गिवन सर्किट्स, तो इसमें और इसमें गैल्वोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं, दोनों में। फाइंड द रेशियो ऑफ रेजिस्टर R1 एंड R2 यूज्ड इन द टू सर्किट, इसमें यहां R1 यूज कर रहा है, यहां इसमें R2 यूज कर रहा है, तो देखो इसमें एक डायगोनल में तो गैल्वोमीटर लग रहा है और एक डायगोनल में सेल लग रहा है, इसमें भी ऐसे लग रहा है, एक डायगोनल में गैल्वोमीटर लग रहा है, दूसरे डायगोनल में सेल लग रहा है, और ये बोल ही रहा है कि गैल्वोमीटर में दोनों में करंट नहीं है, तो दोनों ही बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो इसमें भी कंडीशन लगा दो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की, तो यहां से करंट गई ऐसे, यहां आके दो पार्ट में डिवाइड हुई, I2 और ये I1, तो इसमें करंट रहेगी I1 और इसमें रहेगी I2, तो इन दोनों में करंट सेम है, तो इन दोनों का रेशियो, तो फॉर सर्किट 1 है ना, कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या थी, इसका और इसका रेशियो, तो दैट 4 और R1 का रेशियो, इसका और इसका रेशियो, दैट मीन 6 और 9 का रेशियो। ये सर्किट 1 के लिए कर दिया, सॉल्व कर लेते हैं इसे हम, तो देखो 3 से कट गया 2 बार और 3 से कट गया 3 बार, और 2 से ये बार 2 बार कट गया ऐसे, और इसका से मल्टीप्लाई, इसका से मल्टीप्लाई, तो R1 इज इक्वल टू आ गया 6 ओम, आ गया, ये समझ में आ गया, ठीक है। चेक कर लेते हैं कैमरा में आ रहा है, क्लियर है। ऐसे ही आप इस वाले सर्किट में लगा लो, फॉर सर्किट 2 में, अब देखो इसमें करंट यहां से निकलेगा I, इसमें I1 गया तो इसमें I1, तो इधर तो करंट जा ही नहीं रहा, इसमें तो करंट 0 है, तो I1 ऐसे, और इसमें I2 गया तो इसमें I2 जाएगा, दोनों मीट करके फिर वापस आई। अब देखो इसमें और इसमें करंट सेम है, तो इन दोनों का रेशियो लिखेंगे, तो 6 ओवर R2, और इसमें करंट सेम है ना, तो 12/8,
देखो ये पहले बढ़ रहा है, बाद में ये है, तो ये ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा। करंट की डायरेक्शन चलते हैं ना, इसमें देखो ये करंट ऐसे चल रही थी तो ये पहले ऊपर लिखा, ये नीचे लिखा। इसमें करंट ऐसे चल रही थी तो ये ऊपर लिखा, ये नीचे लिखा। इसमें करंट ऐसे चल रही है तो ये ऊपर लिखा, ये नीचे लिखा। करंट ऊपर ऐसे चल रही है तो ये ऊपर, ये नीचे। सॉल्व कर लो। 6 से काट दो, ये 2 बार, 2 से कट गया 4 बार, तो 1/4। तो इसका से मल्टीप्लाई, इसका से मल्टीप्लाई, तो R2 बराबर 4 हो। पूछा क्या है? रेशियो पूछ रहा है। फाइंड द रेशियो ऑफ द रजिस्टर R1 R2, देन रेशियो R1 over R2। R1 दे रखा है 6 और ये दे रखा है 4, तो 3/2, तो 3:2। ये आंसर हो गया। समझ में आ गया? कंसेप्ट समझ में आया? इंटरचेंजिंग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता बैलेंसिंग कंडीशन पर। ये मैंने आपको समझा दिया इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, आप कंडीशन लगा दीजिए बस, केवल सीधे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, पॉइंट भी समझ में आया होगा आपको। चलो आगे देखते हैं नया क्वेश्चन। अगला टॉपिक पढ़ते हैं, हेडिंग लगाते हैं अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशंस क्या होंगी? एक तो गैलोमीटर में करंट फ्लो नहीं करेगा, सॉरी गैलोमीटर में करंट फ्लो करेगा, जीरो नहीं होगा। एक जैसे हम पहले एक व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम बना लें, फिर उसमें हम कंडीशन चेक करेंगे। ये बना दिया मैंने गैलोमीटर, ये A पॉइंट, ये C पॉइंट, ये B पॉइंट और ये D पॉइंट। यहां लगा दिया एक सेल, इसका EMF E। ये P ओम रेजिस्टेंस, ये Q ओम रेजिस्टेंस, ये R ओम रेजिस्टेंस, ये S ओम रेजिस्टेंस। अगर अनबैलेंस करना है तो देखो सबसे पहले तो व्हीटस्टोन ब्रिज होना चाहिए। बैलेंस और अनबैलेंस तो बाद में चेक करते हैं, है ना। तो जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज है ये, इसमें 5 रेजिस्टेंस हैं, P Q G R S। G ओम रेजिस्टेंस है आपका। 2 लूप है, दोनों लूपों में 5 रेजिस्टेंस, एक कॉमन। एक डायगोनल से सेल, दूसरे डायगोनल से गैलोमीटर, मतलब कॉमन रेजिस्टेंस। वो पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। अब कंडीशंस क्या है कि गैलोमीटर में करंट फ्लो करना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। दैट मींस इधर करंट जो है जाना चाहिए, जीरो नहीं होगा गैलोमीटर में करंट, डिफ्लेक्शन होगा गैलोमीटर में। तो ये पहली कंडीशन हो गई अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की। दूसरी कंडीशन देखो, इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो बी और डी का पोटेंशियल सेम नहीं होगा, तो पोटेंशियल भी सेम नहीं होगा, बिल्कुल रिवर्स हो जाएंगी सारी कंडीशन बैलेंस की। तीसरा आप ये भी कह सकते हो कि बी और डी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं होना चाहिए। फोर्थ आप ये कह सकते हो कि P और Q का रेशियो, P का और Q का रेशियो और R और S का रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। ये 4 कंडीशंस हो गई अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की। अब इसमें केस पढ़ते हैं हम, है ना। केस फर्स्ट, इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। कि इसमें मान लो कि इफ P और Q का जो रेशियो है, इस वाली आर्म का जो रेजिस्टेंस का रेशियो है P और Q, और इस वाली आर्म का रेजिस्टेंस का रेशियो है, P और Q का रेजिस्टेंस का रेशियो R और S से रेशियो से ज्यादा है, देन देखो इसमें एक पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। इस वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस का रेशियो ज्यादा और इस वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस का रेशियो कम, है ना। तो इसका रेजिस्टेंस का रेशियो अगर इधर कम है, रेशियो P ओवर Q अगर स्मॉल है एज कंपेयर टू, इधर से देखो सॉरी ग्रेटर बता रहा है, लार्ज है ना। ये P और Q का रेशियो लार्ज है R ओवर S के रेशियो से। तो रेजिस्टेंस का रेशियो अगर लार्ज है तो करंट कैसे होगी? कम होगी। तो यहां हम कहेंगे इस वाली ब्रांच में जो करंट है, इस वाली ब्रांच ABC में जो करंट है, IABC जो करंट है, या फिर केवल करंट कह देते हैं कि करंट है इस वाली साइड में, वो स्मॉल होनी चाहिए। भाई रेजिस्टेंस लार्ज होगा, रेजिस्टेंस का रेशियो लार्ज है, तो इसमें करंट इस वाली उसमें करंट स्मॉल होगी। करंट स्मॉल होगी
तो V प्रोपोर्शनल टू I से करंट स्मॉल तो पोटेंशियल भी स्मॉल, तो B पॉइंट का पोटेंशियल भी कम होगा। करंट स्मॉल है तो पोटेंशियल भी स्मॉल होगा, तो यहां V अगर ये स्मॉल तो ये वाला भी स्मॉल, तो हम ये कह सकते हैं कि B पॉइंट का पोटेंशियल कम और D पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा इस केस में। तो हम यहां लिख दें देन B पॉइंट का पोटेंशियल कम और D पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा। एक पॉइंट है बस, केवल ऐसे सोच सकते हो आप कि इस वाली आर्म के रेजिस्टेंस का रेशियो लार्ज, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होने पर करंट कैसा कम, तो करंट कम, और करंट कम तो पोटेंशियल भी कम, और पोटेंशियल कम तो B पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो कम। समझ में नहीं आया? D से कंपेयरिंग कर दिया ऐसे। देन अगर ऐसा हो गया तो करंट किधर से किधर फ्लो करेगी? करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करती है, तो करंट फ्लो करेगी D टू B। कैसे फ्लो करेगी? D से B की तरफ करेगी। कैसे करेगी? D टू B। देन करंट फ्लो फ्रॉम D टू B, क्योंकि D हायर पोटेंशियल पर है। तो ये केस 2 के हैं, अगर इसमें हम केस सेकंड, इसमें यहां केस सेकंड बताएं तो यहां नहीं लिख के यहां लिख देता हूं केस सेकंड। अगर P ओवर Q लेस देन है R ओवर S से, देन उल्टा हो जाएगा। फिर अब इधर का रेजिस्टेंस का रेशियो कैसा है? स्मॉल। रेजिस्टेंस का रेशियो स्मॉल तो करंट लार्ज तो पोटेंशियल भी लार्ज, तो इसलिए B पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा D पॉइंट के पोटेंशियल से। हेंस करंट फ्लो फ्रॉम B टू D, तो करंट फ्लो करेगी B से D, क्योंकि करंट फ्लो करती है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। समझ में आया? तो हम यहाँ पे करंट के फ्लो ने को भी इस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट आया, ये समझ में आया पहले आपको ये वाला पॉइंट। अब क्या करने वाले हैं, एक एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाने वाले हैं कि अगर अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो तो इन सभी रेजिस्टेंसों में IG कितना होगा, इसमें कितनी करंट होगी, इस वाली ब्रांच में कितनी करंट होगी, एवरी रेजिस्टेंस में कितनी करंट होगी, ठीक है ना, ये निकालना सिखाएंगे। और सेल कितनी करंट ड्रॉ करेगा ये भी निकालना सिखाएंगे, एंड इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा ये भी निकालना सिखाएंगे। ठीक है, अगर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछता है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा पूरे अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे। ठीक है, लेकिन ये सीखेंगे सब किरचॉफ लॉ की हेल्प से। आपको किरचॉफ लॉ अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आता है तो पहले किरचॉफ लॉ अप्लाई करना सीखिए। लेक्चर नंबर 6 और 7, 2 लेक्चर हैं 6 और 7। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं। तो देखो हमने एक क्वेश्चन लिख लिया, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड C। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो देखो A और C के बिटवीन पूछ रहा है, तो बैटरी हमें A और B से लगानी, A और C से लगानी चाहिए, तो A और C से लगाइए। हमने सेल लगाया ये A एंड C से, A एंड C से तो पूछ रहा है, तो A और C से हम बैटरी सेल लगा दिया, और दूसरे डायगोनल से एक कॉमन रेजिस्टेंस है। अभी चेक कर लें कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या नहीं। तो देखो ये होता है P, ये होता है Q, ये होता है R, ये होता है S। तो इसको हम P लिख लेते हैं, इसको हम Q, इसको R नहीं लिख के R डैश लिख लेते हैं, क्योंकि R तो पहले से ही है, और इसे लिख लेते हैं S। चेक करते हैं, तो P ओवर Q का रेशियो निकालते हैं, P का और Q का। तो इधर आ रहा है R, इधर आ रहा है 2R, दैट मीन्स ये 1/2। एंड इधर से निकालते हैं R और S का रेशियो, तो R डैश ओवर S। R डैश की वैल्यू है 2R और S की वैल्यू है R, तो ये आ रहा है 2/1। क्या इक्वल आ रहा है? तो हम लिखेंगे P ओवर Q डज नॉट इक्वल टू R डैश ओवर S। हेंस गिवन सर्किट इज अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। पक्का हो गया कि अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो ये रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करेगी, सीधी सी बात है।
अब ये चेक कर लें कि किसका रेशियो ज्यादा है। तो यहां पे P ओवर Q का रेशियो ज्यादा है या R ओवर S का रेशियो ज्यादा है। तो ये रेशियो ज्यादा है ना, R डैश ओवर S। तो ये वाला रेशियो अगर ज्यादा तो इधर करंट कम तो पोटेंशियल कम। तो दैट मीन्स बी का पोटेंशियल ज्यादा देन VB is greater than VD, hence current flows from B to D। एक पॉइंट यहां तक समझ में आया। अब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना इसमें मेन है। हम करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें गलती कर दी, इसके स्टेप पर कॉन्सेंट्रेट करना बड़ा है, काफी स्टेप कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो देखो यहां से करंट चली, सेल ने कितनी करंट निकाली आई, तो ये टोटल करंट होगा इस सर्किट की, ये टोटल करंट। तो यहां से आई चली, यहां पे आई आके देखो करंट ऊपर से नीचे डिवाइड हो रही है ना, इसमें इधर ऐसे जा रही ना, बी से डी तो करंट फ्लो कर रही है। तो देखो ऊपर से करंट डिवाइड हो रही है तो सब कुछ ऊपर बचा हुआ छोड़ेंगे। तो आई में से इधर चला गया I1, तो बचा हुआ ये आएगा I माइनस I1। फिर ऊपर गया तो इधर तो चला गया IG, किसमें से I माइनस I1 में से, तो बचा हुआ इधर I माइनस I1 माइनस IG, ठीक है। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन, अननोन करंट इंक्रीज मत करना, ऐसा नहीं कि यहां से आई तो फिर तुम I1 और I2 कर दो इधर, फिर 4 करंट अन हो जाएंगी, एक I1 एक I एक I2 फिर एक IG, और 4 करंट कभी भी अननोन हो गई तो जो इक्वेशन बनेगी उसे सॉल्व नहीं कर पाओगे आप। तो इसीलिए यहां से जब करंट आए आई तो करंट बी से डी की तरफ फ्लो कर रही ना, तो हम बचा हुआ बी की तरफ भेजेंगे। तो आई में से I1 इसमें चला गया तो बचा हुआ ऊपर I माइनस I1। अब यहां से IG इसमें चला गया, बी से डी चला आना है तो बचा हुआ आगे चला जाएगा, ऐसे है ना। और ये करंट ऐसे आ रही है, इधर से IG आ रही है, दोनों मीट करके कितनी बन जाएगी I1 प्लस IG, और फिर यहां पे मीट करके वापस आई, चेक कर लो I1 माइनस का है I1 प्लस का है, कैंसिल हो जाएगा, IG माइनस का है IG प्लस का है, कैंसिल हो जाएगा, I बचेगा तो I ऐसे। जितना सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है उतना ही एंटर करना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान दिया, ठीक है। अब मैं देखो ये थोड़ा सा परेशान कर रहा है इसलिए इसे हटा देता हूं, इसको हटा देता हूं। आप हटाना नहीं क्योंकि आपने लेट किया है, वैल्यू सब उसी के बेसिस पे लिखी हुई है, ठीक है ऐसे। अब हमारे रेजिस्टेंस ये तो है, अब आपको इसमें क्या करना है, देखो स्टेप है इसमें 3 स्टेप पहले स्टार्टिंग के, पहले इस 2 स्टेप बताता हूं आपको स्टार्टिंग के, कि आप इस वाले क्लोज लूप में और इस वाले क्लोज लूप में किरचॉफ्स लॉ लगा के इक्वेशन बनाओ करंट की, ये पहला स्टेप है। तो स्टेप 1 के अकॉर्डिंग हम क्लोज लूप किसमें जाएं, A B D A में, इसमें किरचॉफ्स लॉ अप्लाई कर लें अकॉर्डिंग टू KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, मतलब सेकेंड लॉ। तो स्टार्ट करें भाई VA से, ऐसे करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं इसीलिए माइनस आएगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो I माइनस I1 इंटू R, ऐसे करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, यहां पे आ गए तो माइनस क्या आएगा IG इंटू R। करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो प्लस आएगा I1 इंटू 2R, तो 2I1R लिख देता हूं, ठीक है ना, सीधा सीधा 2I1R, I1 इंटू 2R है ना, तो 2I1R। यहीं पे आके स्टॉप कर दिए तो इज इक्वल टू VA से तो VA कैंसिल कट गया। अब यहां पे एक स्टेप कॉन्सेंट्रेट करना, इसमें टोटल करंट को आपको वन साइड करना है। टोटल करंट कौन सी है भाई, I, तो आपको इक्वेशन बनानी है टोटल करंट को वन साइड करके, ये मेन पॉइंट है। पहला स्टेप तो आपको इस लूप में और इस लूप में किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना है, 2 इक्वेशन बनेंगी, जो 2 इक्वेशन बनेंगी उन दोनों इक्वेशन में टोटल करंट को वन साइड करना है। टोटल करंट मतलब I को वन साइड करना है, ठीक है। तो करते हैं, सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई कर लें, माइनस के I1R, इसका से मल्टीप्लाई इधर से, तो प्लस के IR, प्लस माइनस के IR और प्लस के I1R, ठीक है, और माइनस के IGR
और प्लस के 2i1r इज इक्वल टू 0। तो देखो ये रहा आई आर वाला टोटल करंट, इसमें तो और में तो है नहीं, तो इसको एक साइड में ले आओ। तो i1r और 2i1r 3i1r हो गया, 3i1r माइनस के igr इज इक्वल टू टोटल करंट को इस साइड में ले आए तो ir, और r कॉमन ले लो, r कॉमन लेके कट जाएगा, देखो दोनों साइड से r कॉमन ले लो, कट गया ये i। ठीक है, ये देखो तो टोटल करंट के टर्म में हमने इक्वेशन निकाल ली। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, आपको टोटल करंट को वन साइड करना है। ठीक है, एक स्टेप अभी कंप्लीट नहीं हुआ स्टेप पूरा, इसमें भी क्लोज लूप लगाना था, तो दूसरा क्लोज लूप में भी किरचॉफ लॉ अप्लाई कर दो। क्लोज लूप कौन सा वाला, बी सी डी बी, इसमें भी किरचॉफ लॉ अप्लाई कर दो। वी बी करंट की डायरेक्शन में चलते हैं तो माइनस आता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो 2r i माइनस i1 माइनस ig। ठीक है, फिर इधर चल रहे हैं करंट की अपोजिट डायरेक्शन में, तो प्लस r इंटू करंट, तो i1 प्लस ig इंटू r। करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो फिर प्लस ig इंटू r। देखो ऐसे चल के आए डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, फिर अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट में तो प्लस आता, वहीं पे पहुंच गए तो इज इक्वल टू लगा के बी पॉइंट का पोटेंशियल ये कैंसिल कर दिया, फिर इसका से मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस के 2ir माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2i1r माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2igr प्लस के i1r प्लस के igr प्लस के igr बराबर 0। पहले देखो उसमें टोटल करंट वाला कौन है, एक यही है, इसको तो उधर ले गया। अब i1 वाला लिखें तो 2i1r 3i1r बस 3 हो गया, तो 3i1r 2 और 1 3। ig लिख देते हैं तो 2 प्लस के 3 और 4 प्लस के, तो प्लस 4igr, और इसको इधर ले आए तो प्लस का ये भी हो गया 2ir, r कॉमन ले लो इसमें से, तो r कॉमन लेके कट गया भाई दोनों साइड से, r इधर से कॉमन ले लोगे भाई ऐसे, और ये r से r काट दोगे। समझ में आ गया, तो क्या बेफालतू में कैलकुलेशन बढ़वा रहे हो। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, समझ में आया। ये देखो पहला स्टेप हो गया आपको कि एक बार इस वाले लूप में घूमो, एक बार इस वाले लूप में घूम किरचॉफ लॉ अप्लाई करो, घूम के किरचॉफ लॉ अप्लाई कर लो, दो इक्वेशन आएंगे, लेकिन इसमें स्टेप ये भी है कि टोटल करंट को वन साइड करना है आपको। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके i1 की वैल्यू i के टर्म में और ig की वैल्यू भी i के टर्म में निकाल लो। i1 की वैल्यू भी i के टर्म में और ig की वैल्यू भी i के टर्म में निकाल लीजिए आप। समझ में आया, ये वाला पॉइंट समझ में आया पहले आपको। तो ये आपका कौन सा स्टेप है, दूसरा स्टेप है। आप इन दोनों को सॉल्व कर लें और यहां से i1 और ig की वैल्यू टोटल करंट के टर्म में निकाल लें। अब देखो मेरे को मिटाना पड़ेगा, डायग्राम तो मिटा नहीं सकते, तो पहले तो ये वाला पॉइंट उठा देता हूं, इसका कोई मतलब नहीं है ना क्वेश्चन का, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो निकालना ही है। अब इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर लेते हैं हम। तो देखो ये 3i1 है, ये भी 3i1 है, तो सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पर। तो लिख देते हैं यहाँ 3i1 माइनस के ig इज इक्वल टू i, ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई, और दूसरी इक्वेशन है 3i1 प्लस के 4ig इज इक्वल टू 2i, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब मैं इसको भी हटा देता हूं, समझ में आ गया ये है ना, ये मैं हटा देता हूं, तो जगह बनानी पड़ेगी, काफी बड़ा है अभी। स्टेप पे ध्यान देना बस, केवल कुछ नहीं है। अब इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, देखो ऐसे, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये माइनस के 5ig हो गया, और ये माइनस के i, माइनस के 2i प्लस के i, तो माइनस के i, माइनस से माइनस कट गया, यहां से हमने ig निकाल लिया i/5। अब इनमें से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, जैसे इसमें 3i1 माइनस ig इज इक्वल टू i, ig की वैल्यू पुट कर दो, तो 3i1 माइनस के i/5 इज इक्वल टू i, तो इसको धर ले आते हैं, तो 3i1 इज इक्वल टू i प्लस i/5
6i 7i 5 6i बटे 5 ऐड कर लिए, 5 एलसीएम ले लो, 5i प्लस i तो 6i/5, 3 से 2 बार कटेगा ये, तो i1 2i बटे 5। तो देखो i1 निकाल लिया मैंने i के टर्म में और ij निकाल लिया आपको i के टर्म में। ये पूरा एक स्टेप मान लो आप इसे, स्टेप 1 कि आपको एक बार इसमें किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना है। सबसे पहला स्टेप तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है, अच्छी तरीके से देख लेना उसे। एक बार फिर इसमें किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना है, एक बार इसमें दो इक्वेशन बनेंगी, टोटल करंट को वन साइड कर लेना और फिर सॉल्व करके I1 की वैल्यू और IG की वैल्यू टोटल करंट के टर्म में निकाल लो। ये स्टेप समझ में आया पहले आपको। अब हम देखो इसमें स्टेप नंबर 2 की तरफ चल रहे हैं। सर ये क्या कर रहे हो आप, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लियो। मैंने कहा हाँ 100% इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखो सीख समझ में आ जाएगा अभी, ठीक है। पहले स्टेप कॉन्सेंट्रेट करो। अब दूसरा स्टेप क्या सर, तो दूसरा स्टेप है कि अब आपको क्या करना है, एक स्टेप इसमें एक बार और किरचॉफ्स लॉ लगाना है, लेकिन कौन से लूप में लगाना है, इस सेल को इंक्लूड करना है। कोई से भी लूप में चल जाओ जो मर्जी आए, लेकिन इस सेल को इंक्लूड करके एक बार किरचॉफ्स लॉ अप्लाई लगाना है। देखो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ए डी सी, ऐसे चलो ए डी सी और फिर वापस ई और ए। आप ऐसे जरूरी नहीं ऐसे चलो, आप ऐसे लो ए बी सी और फिर ई और ए, जरूरी नहीं ऐसे चलो ए बी डी, आप ऐसे चलो उल्टा, ऐसे घूम के ऐसे। तो एक बात तो आप शॉर्टेस्ट पाथ अपनाना चाहोगे या लॉन्गेस्ट? शॉर्टेस्ट। देखो इसमें चलोगे तो i माइनस i1, i माइनस i1 माइनस ig, और इसमें चलोगे तो बड़ा सिंपल सा हो जाएगा, सीधा सीधा। वैसे किसी में भी चल लेना, बस मेन इंपॉर्टेंट है कि ये सेल इंक्लूड करना है आपको, ये अगला स्टेप है आपका। तो अब नाउ अगेन क्लोज पाथ, अब आप क्लोज पाथ ले रहे हो ए डी सी ई ए, इसमें अगेन किरचॉफ्स लॉ लगा रहे हो, ए डी सी ई ए। तो ए से स्टार्ट कर रहा हूं, तो वी ए करंट की डायरेक्शन में, तो माइनस के I1 इंटू 2R, फिर ऐसे चल रही है ना करंट की डायरेक्शन में, तो माइनस का I1 प्लस IG इंटू R, करंट इंटू रेजिस्टेंस। फिर वापस आ गए सेल में नेगेटिव से पॉजिटिव, प्लस का E इज इक्वल टू VA। यहां से ये कट गया, ये भी माइनस का ये भी माइनस का है, इसको इधर ले आओ, E को वन साइड कर लो, E निकाल लो, सेल का EMF निकाल लो। I1 2I1R, देखो ये 2I1R हो जाएगा, और ये भी देखो ये प्लस का हो गया ना, इधर ले आएंगे तो, अरे इसको इधर ले आएंगे तब प्लस का, ये भी इधर ले आएगा प्लस का, तो इधर तो E बचा, इसको इधर ले गए 2I1R, और ये भी प्लस का हो गया है, प्लस I1 प्लस IG इंटू R, अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो I1R प्लस IGR, तो कितना लिख सकते हैं I1R प्लस IGR। देखो ये 3I1R हो गया, तो एक साथ स्टेप, एक कम स्टेप कर देता हूं, ये कितना हो गया 3I1R प्लस IGR, है ना। अरे समझ में आ गया, इसे सॉल्व कर लो, ठीक है। पूरा तो कराया आपका, यहां तक ये इक्वेशन नंबर आपकी 3 डाल दो। सर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहां निकला? अरे समझ में आया पहले यहां तक, ठीक है। अगला स्टेप देखो इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का, एक स्टेप बचा है बस, केवल ओनली वन स्टेप। नाउ इसके बाद लिखता हूं, देखो यहां आपका नाउ, एक बात आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, टोटल करंट, ये थर्ड स्टेप, पहला स्टेप यहां तक, ये दूसरा स्टेप आपका, ये तीसरा स्टेप और लास्ट स्टेप। टोटल करंट बराबर क्या होता है, टोटल ईएमएफ ओवर टोटल रेजिस्टेंस ही तो होता है, और हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है सर्किट का। ये टोटल रेजिस्टेंस नीचे, टोटल करंट बराबर टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो हमें निकालना क्या है सर्किट का, टोटल रेजिस्टेंस, दैट मींस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, सब एक ही बात है। तो देखो टोटल करंट कितनी है सर्किट की, I, तो हम टोटल करंट तो लिख सकते हैं I। इस सर्किट का टोटल ईएमएफ कितना है, एक ही सेल लगा हुआ है तो टोटल ईएमएफ ही है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है वो हमें मालूम नहीं थी, तो लेट का लेते हैं सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट है जो हमें निकालना है। हमें सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो निकालना है बिटवीन पॉइंट A एंड C, तो A और C तो बैटरी जुड़ी हुई है,
तो हमें आर इक्वलेंट ई निकालना है, तो यहां से भी आप ई निकाल लो, ई निकाल लो, ई की वैल्यू निकाल लो, तो ई इज इक्वल टू आई आर इक्वलेंट। ये इक्वेशन नंबर 4। ये देखो स्टेप समझ में आई। फिर दोबारा से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करिए, एक बार इसमें किरचॉफ लॉ लगाइए, एक करंट की इक्वेशन बनेगी, टोटल करंट को वन साइड कर लिया, टोटल करंट को वन साइड कर लिया, ये इक्वेशन बनी थी। इसमें किरचॉफ लॉ अप्लाई करिए, एक और इक्वेशन बनेगी, उसमें टोटल करंट को वन साइड कर लेना। इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके आई जी की वैल्यू और आई वन की वैल्यू इन टर्म ऑफ टोटल करंट निकाल लीजिए। ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, एक बार और किरचॉफ लॉ लगाना है आपको, बस केवल सेल को इंक्लूड करते हुए किसी भी क्लोज सर्किट में, लेकिन सेल इंक्लूड होना चाहिए। एक बार और किरचॉफ लॉ लगा के ईएमएफ की वैल्यू निकाल लो। ये सेकंड स्टेप। और थर्ड स्टेप, इस वाले फॉर्मूले को यूज करके आप ईएमएफ निकाल लो। और लास्ट स्टेप फोर्थ, इसको और इसको देखो, ये भी ई है, ये भी ई है, दोनों को इक्वल कर दो। अपने आप सॉल्व करोगे तो आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखो इंक्लूड आ जाएगा आपका सॉल्व करने पर। तो देखो अब मैं क्या करता हूं, यहां तक समझ में आया आपको, पहले यहां तक क्लियर है? अच्छा, इसको मिटा देता हूं, देखो यहां पे करके दिखाता हूं आपको, यहां पे है। तो अब मैं देखो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को इक्वल कर लेता हूं। देखो पहले यही लिख लेता हूं, जगह है थोड़ी सी, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, ये लिख लेता हूं आई आर इक्वलेंट, और ये लिख लेता हूं 3i1r प्लस IG_R, है ना। सॉल्व कर लो इसको। सर सॉल्व क्या करें, वैल्यू पुट कर दो यार। वैल्यू किसकी पुट करें सर, तो देखो किसकी वैल्यू पुट करें, आई आर इक्वलेंट तो ऐसे के ऐसे ही, 3i1 की वैल्यू पुट करो, ये रही कितनी, 2i/5 इंटू आर, प्लस IG की वैल्यू पुट करो, i/5/r। अब इसमें से I कॉमन ले लो आप, तो देखो I कॉमन ले लें तो कितना लिख सकते हैं, ठीक है। आगे करें सॉल्व, तो सॉल्व कर दो, देखो आगे। तो इसको आप यहां से आई आर इक्वलेंट इज इक्वल टू, उसमें से I कॉमन ले लेंगे तो 6i/5 प्लस I तो कॉमन ले लीजिए, सॉरी 6r/5, 6 3 2 6 6r/5 प्लस r/5। तो I से देखो I काट दिया, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से तो निकले आया, 5 एलसीएम ले लिया, 7r/5। ये देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। लेकिन जानते हो अगर इसमें सभी ब्रांचों में करंट निकालनी होती तो करंट तब निकाल सकते हैं जब हमें इस सेल का ईएमएफ पता हो। अगर इसकी वैल्यू गिवन होती 2 वोल्ट 4 वोल्ट 6 वोल्ट, तो आपको देखो इस वाली ब्रांच में घूम के एक इक्वेशन बना लेते, इस वाले ब्रांच में घूम के ये दूसरी इक्वेशन बन जाती। करंट कितनी करंट अननोन है इसमें, 3। तो एक इस सेल में घूम के, इस सेल की वैल्यू गिवन होती है ना, ई की वैल्यू गिवन होती, तो देखो ई की वैल्यू गिवन होती तो तीसरी इक्वेशन ये बन जाती यहां से। समझ आपको, अगर बेटा एक तो इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई और एक इक्वेशन यहां से बन जाती। अगर किसकी वैल्यू गिवन होती है आपको, इसकी ई की, तो एक इक्वेशन यहां से बनती। और इन तीनों इक्वेशनों को आप सॉल्व करके I1 I1 IG और I निकाल लेते, और I1 IG और I निकाल लेते, यहां पर पुट कर देते। इस वाली ब्रांच में कितनी करंट है, इस वाली ब्रांच में कितनी करंट है, I1 वैल्यू निकले आई, IG निकले आई, I में से I1 घटा के इस ब्रांच में करंट निकाल सकते थे। समझ में आया? तीनों इक्वेशनों को सॉल्व करना पड़ता फिर आपको, समझ आपको ऐसे कर सकते थे। लेकिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, समझ में आया? कभी भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो अनबैलेंस विद टिस्टन ब्रिज का, तो यही कंडीशन फॉलो करो, इसे चेंज मत करो बाहर कभी भी, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का। ठीक है, ठीक है, आज के लिए लेक्चर इतना ही कंप्लीट करते हैं इसको। कल हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 10 में मीटर ब्रिज और उसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मीटर ब्रिज हुआ, किरचॉफ लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। कल टॉपिक रहेगा मीटर ब्रिज। थैंक यू।